जिस मोबाइल से आप बात करते हैं या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उसका नेटवर्क असल में कहां से जुड़ा होता है? आपके आसपास खड़ा टावर वही आपके मोबाइल को नेटवर्क देता है, लेकिन उस टावर का नेटवर्क वो कहां से आता है, शायद आप ये नहीं जानते होंगे। दोस्तों, जिस इंटरनेट के बदौलत हम आज पूरी दुनिया को अपने मोबाइल में पल भर में एक्सप्लोर कर लेते हैं, उस इंटरनेट को आप तक पहुंचने में ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचते होंगे कि इंटरनेट हमें आसमान से मिलता है या हवा के जरिए आता है, लेकिन सच यह है कि आपका इंटरनेट एक वायर से आता है, वो भी समुद्र के रास्ते। हैरानी की बात जानिए, पूरी दुनिया का 95% से भी ज्यादा इंटरनेट इन्हीं समुद्री केबल से होकर गुजरता है। सिर्फ 5% इंटरनेट सैटेलाइट से आता है। और मान लीजिए अगर वो सैटेलाइट इंटरनेट न भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके मन में ढेरों सवाल होंगे, इंटरनेट असल में काम कैसे करता है? ये समुद्र के नीचे केबल्स कैसे बिछाई जाती है? इन्हें बिछाता कौन है? क्या ये केबल टूट भी सकती है? अगर टूट जाती है तो रिपेयर कैसे होती है? और आखिर सैटेलाइट इंटरनेट और केबल इंटरनेट में फर्क क्या है? डोंट वरी दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में इंटरनेट को लेकर कोई भी सवाल बाकी नहीं बचेगा। तो चलिए इसे स्टार्टिंग पॉइंट से समझते हैं। पहले के जमाने की बात है, अगर एक देश को दूसरे देश में कोई संदेश भेजना होता था तो जहाज के जरिए भेजते थे। हफ्तों लग जाते थे सिर्फ एक मैसेज पहुंचने में। लेकिन साल 1858 में एक बड़ा बदलाव आया। अमेरिका और यूरोप के बीच समुद्र से होते हुए पहली बार टेलीग्राफ केबल बिछाई गई। एक तरफ का ऑपरेटर तार पर इलेक्ट्रिक पल्स भेजता था और दूसरी तरफ का ऑपरेटर उसे मोर्स कोड में पढ़ लेता था। अब हफ्तों का काम कुछ मिनटों में होने लगा, लेकिन बात करने की सुविधा तब भी नहीं थी। सिर्फ मैसेज जा सकते थे और दिक्कत ये कि केबल बार बार टूट भी जाती थी। कभी कभी उसे ठीक करने में महीनों लग जाते थे। 1955 तक यही चलता रहा, लेकिन 1956 में लोग और ज्यादा चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी ऐसी केबल हो जिससे हमारी आवाज भी दूसरे देश तक पहुंच सके। और फिर बिछाई गई ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन केबल, जो न्यूफाउंडलैंड से स्कॉटलैंड तक जाती थी। शुरुआत में इससे सिर्फ 36 फोन कॉल्स एक साथ हो सकती थीं। इसमें कॉपर केबल्स का इस्तेमाल हुआ था। बीच बीच में अंडरसी रिपीटर्स लगाए गए ताकि आवाज लंबी दूरी तक साफ पहुंचे। लेकिन वक्त वहीं नहीं रुका। 1988 का दौर आते आते लोग और आगे बढ़ना चाहते थे। अब बिछाई गई ट्रांस अटलांटिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो अमेरिका को यूरोप से जोड़ती थी। यहां पहली बार कॉपर की जगह ग्लास फाइबर का इस्तेमाल हुआ। लेजर सिग्नल से डाटा भेजा जाने लगा। अब एक बार में 400 फोन कॉल संभाले जा सकते थे। दोस्तों, यही असल में इंटरनेट के ग्लोबल नेटवर्क की शुरुआत थी। फिर आते हैं 1995 से 2005 के दौर में। इस दौरान इंटरनेट का विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि पूरी दुनिया बदल गई। अब इस्तेमाल होने लगी DWDM तकनीक, जहां एक ही फाइबर में अलग अलग रंग की लेजर लाइट डालकर हजारों GB डाटा एक साथ भेजा जाने लगा। इंटरनेट की रफ्तार कई सौ गुना बढ़ गई। इन्हीं केबल्स के दम पर आज हम 5G सर्विस का मजा ले रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये केबल समुद्र में बिछती कैसे है? दोस्तों, इसके लिए एक खास जहाज होता है। इसे कहते हैं केबल लेइंग शिप। इस पर हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर केबल रोल्स में लिपटी रहती है। जहाज तय रूट पर धीरे धीरे चलता है और पीछे से केबल को समुद्र तल पर छोड़ता जाता है। गहरे समुद्र में ये केबल सीधे तल पर रख दी जाती है, लेकिन तट के पास जहां जहाजों का खतरा होता है, वहां इन्हें मशीनों से खोदकर सी फ्लोर के नीचे दबा दिया जाता है। अब जरा इस केबल के अंदर झांक कर देखिए। अंदर बेहद पतली कांच की नलियां होती है। इन्हीं में लेजर की रोशनी डाटा लेकर दौड़ती है। स्पीड इतनी जबरदस्त कि प्रकाश की गति के करीब। बाहर से ये केबल मोटी पाइप जैसी लगती है, लेकिन असल में अंदर बेहद नाजुक होती है। इसीलिए इसे कई परतों से ढका जाता है, स्टील, कॉपर, प्लास्टिक, ताकि पानी, नमक और प्रेशर से बचा रहे। अब सोचिए, अगर ये केबल टूट जाए तो पूरा महाद्वीप इंटरनेट से कट सकता है। लेकिन हाँ, टूटती है। ज्यादातर फिशिंग नेट्स, जहाजों के एंकर या कभी कभी भूकंप की वजह से
पहले तो व्हेल और शार्क भी काट दिया करती थीं। लेकिन आज इन्हें इतना मजबूत बना दिया गया है कि ये खतरों को झेल सकें। अगर टूट जाती है तो आती है स्पेशल रिपेयर शिप्स। ये जहाज जीपीएस से टूटे हिस्से को ढूंढते हैं, रोबोटिक आर्म्स या ग्रैपलिंग हुक से उस हिस्से को खींचकर ऊपर लाते हैं, नए फाइबर से जोड़ते हैं और फिर से समुद्र तल में बिछा देते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 100 से ज्यादा बार ये केबल्स टूटती है, लेकिन रिपेयर सिस्टम इतना तेज है कि आपको शायद ही कभी फर्क महसूस हो। अब भारत की बात करें तो मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, टूटिकोरिन, तिरुवनंतपुरम, ये सब बड़े पॉइंट्स हैं जहां से भारत इंटरनेट से जुड़ा है। खासकर मुंबई भारत का सबसे बड़ा सबमरीन ऑप्टिक हब। लेकिन असली सवाल, ये केबल्स आपस में जुड़कर इंटरनेट कैसे बनाती है? जब आप YouTube खोलते हैं तो आप अपने ISP यानी जियो, एयरटेल, वोडा से कहते हैं, भाई मुझे इंटरनेट चाहिए। वो कहते हैं, पहले पैसा दो। आप रिचार्ज कर देते हैं। इसके बाद आपका फोन पास के टावर से जुड़ जाता है, फिर वो टावर दूसरे टावर से, फिर आपके सिम का नेटवर्क कोर नेटवर्क से, और फिर वो जुड़ता है इन्हीं समुद्री ऑप्टिक केबल्स से। अगर डाटा भारत का है तो भारत के डाटा सेंटर से आएगा, लेकिन अगर बाहर का है तो सीधे इन केबल्स के जरिए विदेश से होकर आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। अब आते हैं सैटेलाइट इंटरनेट पर, जैसे एलन मस्क का स्टारलिंक। इसमें आपको एक एंटीना मिलता है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है, लेकिन ध्यान रहे वो सैटेलाइट भी असल में जमीन पर बने ग्राउंड स्टेशन से जुड़ा होता है, और वो ग्राउंड स्टेशन फिर से इन्हीं फाइबर केबल से कनेक्ट होता है। यानी इंटरनेट का बाप असल में ये केबल्स ही है। आखिर में सर्वर क्या होता है? दोस्तों, सर्वर असल में एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें किसी भी वेबसाइट या ऐप का सारा डाटा रखा होता है। आप YouTube खोलते हैं तो वीडियो आपके फोन में पहले से नहीं है, वो सर्वर से आता है। आपका फोन बस डाटा मांगता है और सर्वर आपको भेज देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इंटरनेट दरअसल आसमान से नहीं टपकता, ये हमारी मेहनत, टेक्नोलॉजी और समुद्र में बिछी अनगिनत केबल्स की देन है। अगर अब भी कोई सवाल बाकी है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।